देखिएगा बच्चों, आज हम लोग सेकंड लेक्चर लेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का। जो पहला लेक्चर था हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि हेलो एल्केन क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई हेलो एरीन्स क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा हेलो एल्केन्स का। फिर उसके बाद हम लोग आए नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड्स पर। जो आखिरी में हम लोगों ने टॉपिक लिया था, उस टॉपिक का नाम था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स था। तो हम लोगों ने इससे लास्ट लेक्चर में हेलो एल्केन बनाए और किससे बनाए? एल्कोहल से बनाए। और एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए हम लोगों ने 6 मेथड के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है हेलो एल्केन बनाने का। नाम से देखिए क्या कह रहा है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। इसमें हम लोग एक हेलोजन को एक्सचेंज करेंगे, दूसरे हेलोजन के द्वारा करेंगे। तो देखते हैं जो हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, इसमें हम लोगों को 2 रिएक्शंस पढ़नी है। कितनी रिएक्शंस पढ़नी है? 2 रिएक्शंस पढ़नी है। और जो पहली रिएक्शन है बच्चों, उस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है फिंकलस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने दी, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा फिंकलस्टीन रिएक्शन पड़ा है। देखिए क्या है फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम लोग एल्काइल हैलाइड लेते हैं, और एल्काइल हैलाइड में भी या तो एल्काइल क्लोराइड लेते हैं या फिर एल्काइल क्या लेते हैं? ब्रोमाइड लेते हैं। और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो जैसे ही हम लोग दोनों को डालेंगे, इन दोनों में रिएक्शन होगी। इसका X हटेगा और इसका Na, और जहां से X हटेगा वहां पर कौन आ जाएगा? I आ जाएगा, और ये बनेगा Ri प्लस NaX। ये Ri क्या है? ये एल्काइल आयोडाइड। क्या है बोलिए बच्चों? एल्काइल आयोडाइड। Rx क्या था? Rx जो हो सकता है वो एल्काइल क्लोराइड भी हो सकता है, या फिर एल्काइल ब्रोमाइड भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड भी ले सकते हैं या फिर एल्काइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। NaI क्या है? ये NaI है सोडियम आयोडाइड। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हेलोजन है या तो क्लोरीन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? ब्रोमीन हो सकता है। ये जो रिएक्शन हम लोगों ने लिखी है, ये कौन सी रिएक्शन है? जर्नल रिएक्शन है। इस जर्नल रिएक्शन की मदद से हम कितनी भी स्पेसिफिक रिएक्शन लिख सकते हैं। तो पहले समझिए क्या है कि इस रिएक्शन में हम लोग एल्काइल क्लोराइड को या फिर एल्काइल ब्रोमाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और क्या बनाते हैं? एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। देखिए जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की मदद से हम लोग एल्काइल क्लोराइड को या फिर एल्काइल ब्रोमाइड को बदल सकते हैं एल्काइल आयोडाइड में, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता है एल्काइल क्लोराइड को या एल्काइल ब्रोमाइड को एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये जर्नल थी, इसकी मदद से हम लोग स्पेसिफिक रिएक्शन लिखते हैं। जैसे हमारे पास CH3 CH2 और कौन है? Br। इसका नाम देखते हैं तो इधर क्या हुआ? ब्रोमीन को कहते हैं हम लोग ब्रोमो। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या कहेंगे? इथेन। तो इसका नाम हुआ बच्चों ब्रोमो इथेन हुआ। हम लोगों ने ब्रोमो इथेन लिया। ब्रोमो इथेन की रिएक्शन हम लोगों ने किससे कराई? सोडियम आयोडाइड से कराई। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। सोडियम का Br, इसका Br, और सोडियम का क्या? Na, ये वाला Na बाहर आ जाएगा। और जैसे ये बाहर आ जाएगा तो जहां से Br हटा
वहां पर कौन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। इसीलिए इस मेथड का नाम है हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। मतलब ब्रोमीन की जगह पर कौन आ गया, आयोडीन आ गया है। और ये बना विद्यार्थियों CH3 CH2 और क्या बना, I बना है। बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया, NaBr निकल गया। कौन निकल गया, NaBr। अब जैसे कन्वर्जन की फॉर्म में भी आ सकता है, कंप्लीट द रिएक्शन में भी आ सकता है कि ये दे दिया NaI दे दिया, एरो पे लिख दिया ड्राई ईथर, और आपसे बोला जाए कंप्लीट द रिएक्शन होते हैं। जैसे यही रिएक्शन दूसरे तरह से आ सकती है, जैसे उसने बोला कि भाई कन्वर्ट आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इनटू आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो आपसे बोला गया कि भाई कन्वर्ट करिए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को किसमें, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड में। तो हम कौन सी रिएक्शन से इसको सॉल्व करेंगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन से। तो सबसे पहले हम लोग आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिख देते हैं। तो ये हम लोगों ने लिख दिया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिख दिया, तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो गया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, सोडियम आयोडाइड के साथ करानी है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो क्या होगा बच्चों, ये Na और Cl क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, और जहां से Cl हटेगा वहां पर कौन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। और मेरे विद्यार्थियों ये जो बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से, और बाय प्रोडक्ट निकल गया NaCl। ये जो कंपाउंड बना है इसी को हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल हो गया, और बाकी क्या, आयोडाइड। तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड हो गया। अब एक आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। जैसे आपसे बोला कंप्लीट द रिएक्शन होते, तो आप लोगों को ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है। इस तरह से यहाँ पर ये रहा, ऊपर लिख दिया हम लोगों ने CH2Cl लिख दिया है। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने NaI से कराई, सोडियम आयोडाइड से। किसकी प्रेजेंस में कराई, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराई, और आपसे कहा कंप्लीट द रिएक्शन होते। तो आप इसको आराम से कर देंगे। यहाँ से Cl हटेगा, और जहाँ से Cl हटेगा वहाँ पर कौन आ जाएगा, I आ जाएगा, और Na और Cl क्या होंगे, बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ी है। अब फिंकलस्टीन के बाद जो दूसरी रिएक्शन NCERT में, उसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये दोनों ही रिएक्शन कन्वर्जन के लिए और कंप्लीट द रिएक्शन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और पेपर में यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर आता है। तो देखिएगा, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं बी हेलोजन एक्सचेंज मेथड का, उसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रिएक्शन दी, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ा स्वार्ट्स रिएक्शन होते। तो देखिए क्या होते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन में। ये भी हेलोजन एक्सचेंज मेथड का ही एक टाइप है। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें एल्काइल हैलाइड लेते हैं। एल्काइल हैलाइड में भी या तो हम लोग एल्काइल क्लोराइड लेते हैं, या फिर हम लोग एल्काइल क्या लेते हैं, ब्रोमाइड लेते हैं। या तो हम लोग एल्काइल क्लोराइड लेंगे या फिर एल्काइल ब्रोमाइड लेंगे। तो कहने का मतलब ये जो हेलोजन है या तो क्लोरीन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं मेटालिक फ्लोराइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, मेटालिक फ्लोराइड है। अब मेटालिक फ्लोराइड में भी NCERT में लिखा है कि आप मेटालिक फ्लोराइड में भी आप चार हैं, चारों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो मेटालिक फ्लोराइड में आप लोग AgF ले सकते हैं, सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हैं। तो मोस्टली या जर्नली तो हम लोग सिल्वर फ्लोराइड ही लेते हैं। NCERT में भी ये रिएक्शन AgF से ही करा रखी है, सिल्वर फ्लोराइड से। या फिर हम लोग ले सकते हैं Hg2F2 भी ले सकते हैं, मर्क्यूरिक फ्लोराइड भी ले सकते हैं। दूसरा हम लोग कोबाल्ट ट्राई फ्लोराइड भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कोबाल्ट ट्राई फ्लोराइड भी ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, SbF3 भी ले सकते हैं। एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि
AgF के अतिरिक्त आप इसकी रिएक्शन तीनों से भी करा सकते हैं, बट मोस्टली हम लोग क्या लेते हैं, AgF लेते हैं, सिल्वर फ्लोराइड को लेते हैं। अब जैसे इसको लेंगे तो क्या होगा, ये Ag और X क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और जहां से ये X हटेगा वहां पर कौन जुड़ जाएगा, फ्लोरीन जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा RF और क्या बनेगा, AgX बाहर आ जाएगा। RF का नाम है एल्काइल फ्लोराइड है, क्या नाम है, एल्काइल फ्लोराइड है, और AgX क्या है, सिल्वर हैलाइड है। देखिए ये रिएक्शन जो हम लोगों ने लिखी है, ये कौन सी रिएक्शन है, जर्नल रिएक्शन है, क्या है, जनरल रिएक्शन लिखी है। यदि हम लोगों को ऑर्गेनिक में जर्नल रिएक्शन आ गई है तो हम इसकी मदद से कितनी भी स्पेसिफिक रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो देखिए इसकी स्पेसिफिक रिएक्शन क्या हुई, जैसे कि हम लोगों ने लिया CH3 CH2 और क्या लिया, Br लिया, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। तो हम लोगों ने इथाइल ब्रोमाइड लिया। अब इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम लोगों ने किससे कराई, AgF से कराई, सिल्वर फ्लोराइड से कराई। Ag और Br क्या हो गया, बाहर निकल गया, और देखिए क्या बना, CH3 CH2 और क्या बना F, और Ag Br क्या गया, बाहर आ गया। इसका जो नाम है बच्चों, इसका नाम है इथाइल फ्लोराइड है, क्या नाम है, इथाइल फ्लोराइड इसका नाम है। तो ये इथाइल फ्लोराइड बन गया है। देखिए जो स्वार्ट्स नाम का वैज्ञानिक था, इसने पूरी दुनिया को एल्काइल क्लोराइड से और एल्काइल ब्रोमाइड से एल्काइल फ्लोराइड बनाने के क्या सिखाए, तरीके सिखाए, और इनके रिएक्शन का नाम पड़ा स्वार्ट्स रिएक्शन है। तो यदि इसकी लैंग्वेज देखें तो लैंग्वेज क्या बनी कि इन दिस रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सिल्वर फ्लोराइड और मेटालिक फ्लोराइड टू फॉर्म एल्काइल फ्लोराइड होते हैं, और क्या बनता है इसमें, एल्काइल फ्लोराइड बनता है। तो जैसे ही हमने देखा यहाँ पर कि इथाइल ब्रोमाइड से हम लोगों ने क्या बनाया, इथाइल फ्लोराइड बनाया है। तो इसी तरह से हम लोग आगे चले तो देखते हैं, जैसे आप लोगों को ये दे दिया है CH3 क्या दे दिया है, Cl दे दिया है। तो CH3 Cl का नाम क्या होता है, मिथाइल होता है, क्या नाम होता है, मिथाइल। और क्लोरीन को कॉमन सिस्टम में क्या कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं। तो उसका नाम हुआ बच्चों मिथाइल क्लोराइड नाम हुआ है। अब इस मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग कराएंगे AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ, तो हेलोजन एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ पर क्लोरीन की जगह कौन आ जाएगा, फ्लोरीन, और फ्लोरीन की जगह पर कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये AgCl क्या हो गई, बाहर निकल गई, और जहाँ से Cl निकला वहाँ पर बच्चों कौन आ गया, CH3, और कौन आ गया, F आ गया है, और बाई प्रोडक्ट निकल गया AgCl निकल गया। CH3F का नाम जो होता है, CH3 को हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं मिथाइल, और फ्लोरीन को कहते हैं फ्लोराइड कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लोराइड कहते हैं। तो मिथाइल फ्लोराइड ये बन गया है। ये जो मिथाइल फ्लोराइड नाम है ये कॉमन नाम है, इसका IUPAC नाम है फ्लोरोमीथेन, क्या नाम है, फ्लोरोमीथेन है। इस तरह से क्वेश्चन है आपको दे देते हैं। तो पेपर में दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि डिफाइन स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है, फिर कंप्लीट द रिएक्शन आ सकती है, कन्वर्जन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और व्हाट हैपन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि उसने बोला कि कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट आइसोप्रोपाइल या सिंपल कहें कि कन्वर्ट एन ब्यूटाइल, कन्वर्ट एन ब्यूटाइल क्लोराइड। तो कन्वर्ट एन ब्यूटाइल क्लोराइड इनटू एन ब्यूटाइल आयोडाइड। तो भाई उसने बोला कि कन्वर्ट करिए एन ब्यूटाइल क्लोराइड को किसमें, एन ब्यूटाइल आयोडाइड में। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब आप लोगों को पता हो कि भाई एन ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है और एन ब्यूटाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं CH3 CH2 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 और क्या हो गया, Cl हो गया। इसी का नाम है एन ब्यूटाइल क्लोराइड है। इस एन ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग किससे करेंगे,
एन ब्यूटाइल आयोडाइड की जगह आप लोग कर लीजिए एन ब्यूटाइल फ्लोराइड होते हैं, तो एन ब्यूटाइल फ्लोराइड। तो इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करेंगे, AgF से करेंगे, मतलब सिल्वर फ्लोराइड से करेंगे। आपको पता है Ag और Cl दोनों बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे, या कहें कि Cl की जगह कौन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, दोनों हेलोजन एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 बच्चों CH2 और यहाँ पर कौन आ गया, F आ गया। Ag और Cl क्या हो गए, बाहर निकल गए बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में। इसका नाम क्या है, इसी का नाम है एन ब्यूटाइल फ्लोराइड है। इसका नाम क्या है, एन ब्यूटाइल फ्लोराइड। और AgCl का नाम क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड होते हैं। क्या नाम होते हैं, सिल्वर क्लोराइड होते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन को करते हैं, या इस तरह से हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ ये जो हमारा हेलोजन एक्सचेंज मेथड था, ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो NCERT की किताब में या NCERT की बुक में आपको 3 तरीके दे रखे हैं। तो पहला तरीका तो था फ्रॉम एल्कोहल से बनाने का हेलो एल्केन को, दूसरा था हेलोजन एक्सचेंज मेथड, और तीसरा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से है। तो अब हम लोग तीसरा तरीका देख रहे हैं हेलो एल्केन को बनाने का। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो तीसरा तरीका पढ़ेंगे, थर्ड मेथड पढ़ेंगे। और थर्ड जो तरीका है, जो तीसरा मेथड है, वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो किससे बनाएंगे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे हाइड्रोकार्बन से, हम लोग हेलो एल्केन को बनाएंगे। और हाइड्रोकार्बन कौन कौन होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग एल्केन से बनाएंगे, दूसरा किससे बनाएंगे, एल्कीन से बनाएंगे, और तीसरा किससे बनाएंगे, एल्काइन से बनाएंगे। तो एक तो हम लोग पहले एल्केन से बनाएंगे हेलो एल्केन को, फिर एल्कीन से बनाएंगे, और आखिरी में किससे बनाएंगे, एल्केन से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो बनाएंगे हेलो एल्केन को, वो किससे बनाएंगे, एल्केन से बनाएंगे। तो इसमें भी जो हम लोग पहला तरीका पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू NCERT, तो जो पहला तरीका है इसमें फर्स्ट तरीका है फ्रॉम एल्केन। तो फ्रॉम एल्केन से बनाएंगे बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से बनाएंगे। तो अब हम लोग जो सबसे पहले एल्केन को बनाएंगे वो एल्केन से बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से बनाएंगे। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिया, ये CH4 ले लिया, तो CH4 जो होता है इसको हम लोग मीथेन कहते हैं। और मीथेन क्या है, ये एल्केन का क्या है, एक मेंबर है। तो ये एल्केन का मेंबर होता है। तो मीथेन जो है वो एल्केन है, ये एल्केन का मेंबर है, क्योंकि मीथेन कैसा होता है, सिंगल बॉन्डेड होता है। और विज्ञान कहते हैं कि यदि कोई भी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड हो तो उसको हम लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो ये मीथेन जो है वो एल्केन है। अब इस मीथेन का हम लोग क्लोरीनेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्लोरीनेशन कर रहे हैं। ये जो क्लोरीनेशन होता है ये अल्ट्रावायलेट या यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता है, या फिर रिएक्शन को हीट करने पर भी ये रिएक्शन हो जाती है। तो देखिएगा क्या होने वाला है, यहाँ से H हटेगा और यहाँ से क्या है, यहाँ से H हटेगा, मतलब मीथेन से एक H हटेगा, और जहाँ से H हटेगा वहाँ पर कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो ये बनेगा बच्चों CH3Cl आ जाएगा, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। थोड़ा ध्यान से समझिए, ये क्या हुआ, यहाँ से एक H हटा, सब्स्टिट्यूशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ से एक H हटा, जहाँ से H हटा वहाँ पर कौन आ गया, Cl आ गया। तो ये बना CH3Cl बना, एक H और एक Cl HCl की फॉर्म में बाहर निकल गया। माइनस का मतलब है रिमूव हो गया, और HCl क्या है, बाय प्रोडक्ट है। देखिए ये जो रिएक्शन है वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस रिएक्शन होती है। कहने का मतलब है कि ये रिएक्शन एक बार शुरू हो जाती है तो ये जाके फाइनल प्रोडक्ट पे ही बंद होती है। तो ये
कंटिन्यूस रिएक्शन होती है। तो जैसे ये बनता है CH3Cl बनता है, ये खटाक से नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ Cl2 के क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है। और जैसे ये रिएक्शन करेगा तो ये यहाँ से फिर H हटेगा और जहाँ से H हटेगा फिर Cl2 जुड़ जाएगा और ये बनाएगा आखिरी CH2Cl2 को बनाएगा। और बाय प्रोडक्ट फिर क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। यहाँ पर भी रिएक्शन रुकने वाली नहीं है, ये जैसे ही बनेगा तो ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, फिर यहाँ से H हटेगा और जहाँ से H हटेगा Cl जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH और क्या बन जाएगा, Cl3 बन जाएगा। बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। फिर रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकेगी, फिर रिएक्शन आगे चलेगी और फिर ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। कौन रिएक्शन करेगा, CH3 होता है और ये आखिरी में बनाएगा CCl, क्या बनाएगा, 4 बनाएगा। और बाय प्रोडक्ट यहाँ भी क्या निकल जाएंगे, HCl निकल जाएंगे। जो CCl4 होता है इसको हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। अब ये क्या बना है, इसका नाम होता है CH3Cl का नाम होता है मिथाइल क्लोराइड बना है। तो क्या है, ये मिथाइल क्लोराइड बना है। ये क्या है, इसका नाम है मिथाइलिन डाइक्लोराइड बना है ये। तो इसका नाम है मिथाइलिन डाई क्लोराइड बना है। और ये जो बना है इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ये इनके नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म होते हैं। तो क्लोरोफॉर्म है। तो ये जो मिथाइल क्लोराइड बना है, मिथाइलिन डाई क्लोराइड बना है, क्लोरोफॉर्म बना है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना है, ये चारों के चारों जो नाम है वो कॉमन नेम है। IUPAC नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोमीथेन, इसका नाम डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम ट्राइक्लोरोमीथेन और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या नाम होता है, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई ये कंटिन्यूस रिएक्शन होती है। कहने का मतलब है कि एक बार ये रिएक्शन शुरू हो जाती है तो आखिरी में आके कार्बन टेट्राक्लोराइड पे ही रिएक्शन बंद होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके साथ रिएक्शन कराई। अब कहेंगे यहाँ पर तो सर Cl2 एक ही है, तो Cl2 एक नहीं है, Cl2 के यहाँ बहुत सारे मोल है। ये कहें कि Cl2 किस में है, एक्सिस में है। किस में है, एक्सिस में है। तो पहले क्या बना इसने, यहाँ से एक H हटा, जहाँ से H हटा Cl, तो ये बना CH3Cl। फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल ने इसके साथ रिएक्शन करी और एक H हटा, जहाँ से H हटा फिर Cl आ गया, तो ये बना CH2Cl2। इस तरह से CHCl3 और फाइनली में बना कार्बन टेट्राक्लोराइड है। देखिए जो रिएक्शन से हम लोग हेलो एल्केन को बना रहे हैं, इस रिएक्शन को हम लोग मोस्टली प्रीफर्ड नहीं करते हैं। तो दिस रिएक्शन इज नॉट प्रीफर्ड। तो हम कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज नॉट प्रीफर्ड। तो दिस रिएक्शन इज नॉट प्रीफर्ड। This reaction is not preferred to make halo एल्केन होता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं क्या बनाने के लिए, हेलो एल्केन को बनाने के लिए। क्यों नहीं प्रीफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को हेलो एल्केन का क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पर, हेलो एल्केन का मिक्सचर मिलता है। मतलब कुछ परसेंट तो ये मिलेगा, कुछ अमाउंट तो इसका मिलेगा, कुछ अमाउंट इसका मिलेगा, कुछ अमाउंट इसका मिलेगा और कुछ अमाउंट इसका मिलेगा। तो क्यों नहीं प्रीफर करते, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को हेलो एल्केन का क्या मिलता है, हेलो एल्केन्स का क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। और इस मिक्सचर को सेपरेट करना, या वन ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से सेपरेट करना बहुत क्या है, मुश्किल है। तो कहने का मतलब है कि मिथाइल क्लोराइड को मिथाइलिन डाई क्लोराइड से सेपरेट करना मुश्किल है, फिर इसको इससे मुश्किल है, इसको इससे सेपरेट करना मुश्किल है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग प्रीफर नहीं करते हैं हेलो एल्केन बनाने के लिए। क्यों नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन में हम लोगों को हेलो एल्केन का क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। और दिस मिक्सचर इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट फ्रॉम देम होता है। तो ये बहुत मुश्किल है इस मिक्सचर को आपस में क्या करना, सेपरेट करना, या आपस में से सेपरेट करने का। तो मिक्सचर मिला और मिक्सचर को सेपरेट करना क्या है, डिफिकल्ट है। सेपरेट टू डिफिकल्ट होता है, मतलब इनको आपस में सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। फिर कहेंगे कि सर नहीं बना सकते। देखिए बना तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते। इस मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं।
बट कंट्रोल्ड वे में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कंट्रोल्ड वे में। अब कंट्रोल्ड वे का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशन को हम लोग सेट करें कि ये रिएक्शन यहीं पर आकर के क्या हो जाए, रुक जाए। तो कंट्रोल्ड वे में बनाया जा सकता है, बट ये लेबोरेटरी के लिए सूटेबल मेथड नहीं होता है। तो यदि आप इसको लैब में बनाएंगे तो लैब में तो ये सूटेबल मेथड नहीं है, क्योंकि लैब में तो आपको 100% क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, और मिक्सचर मिल गया तो मिक्सचर को सेपरेट करना बहुत क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सेपरेट ही नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत आएगी आप लोगों को। हाँ, हालांकि कंपनी के अंदर और फैक्ट्री के अंदर इस मेथड से भी हेलो एल्केन को बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है? क्योंकि वहां पर जो क्लोरीनेशन करेंगे वो कंट्रोल्ड वे में करेंगे, और कंट्रोल्ड वे का मतलब है कि रिएक्शन यहीं पर आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो देखिए, यदि हम लोग करें इसी रिएक्शन को हम लोग करें कंट्रोल्ड वे में करें, तो कैसे करें हम लोग इसको, कंट्रोल्ड वे में करें। किस में करें? कंट्रोल्ड वे में करें। तो कंट्रोल्ड वे में क्या करेंगे हम लोग, यहां पर क्या ले लेंगे, CH4 ले लेंगे, और यहां पर क्या ले लेंगे, क्लोरीन को ले लेंगे। क्लोरीन का लिमिटेड अमाउंट लेते हैं, क्लोरीन लिमिटेड अमाउंट में लेंगे, और मीथेन को किस में लेंगे, एक्सिस अमाउंट में लेंगे। और जैसे ही करेंगे क्या डालेंगे, यूवी लाइट डालेंगे, या फिर हम लोग रिएक्शन को इनको हीट करेंगे। तो जैसे ही करेंगे तो यहां से क्या हटेगा, H हट जाएगा, और जहां से H हट जाएगा वहां पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो ये बना हमारे पास बच्चों CH3 Cl, और बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया, HCl। तो ये बन गया CH3 Cl बन गया, इसको कहते हैं हम लोग मिथाइल क्लोराइड कहते हैं। ये मिथाइल जो क्लोराइड है वो लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है डायरेक्ट इस मेथड से, क्योंकि यहाँ मिक्सचर मिलेंगे। बट कंपनी के अंदर और फैक्ट्री के अंदर यदि हम लोग कंट्रोल्ड क्लोरीनेशन करें तो हम लोग क्लोरोमीथेन पर या मिथाइल क्लोराइड पर भी रिएक्शन को रोक सकते हैं। तो वहां पर फिर मिक्सचर मिलने की कोई आप लोगों को संभावना नहीं है। हालांकि बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, जो कंपनी है, उनमें कंट्रोल्ड वे से क्लोरोमीथेन को या मिथाइल क्लोराइड को बनाया जाता है फ्रॉम एल्केन से, या मतलब कहीं मीथेन से बनाया जाता है। अब देखिए, ये जो रिएक्शन हो रही है ये रिएक्शन फॉलो करती है, ये रिएक्शन फॉलो करती है, किसको फॉलो करती है, फ्री रेडिकल। ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से हो रही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन हो रही है, क्लोरीनेशन जो कर रहे हैं हम लोग एल्केन का, ये किसको फॉलो कर रही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। किसको फॉलो कर रही है, बोलो बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। जैसे यहां पर अब हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल्ड वे क्लोरीनेशन करेंगे। तो देखिएगा, जैसे कंट्रोल्ड वे समझ रहे कि जैसे फैक्ट्री में हो रहा है या कंपनी में हो रहा है। जैसे यहां पर हम लोग ले रहे हैं CH3 और ये CH3। अब देखिए, ये वाला कार्बन कौन सा है, प्राइमरी कार्बन है, और ये भी कार्बन कौन सा है, प्राइमरी है। क्योंकि इससे पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि यदि एक कार्बन अदर एक कार्बन से जुड़ा हो तो उस कार्बन को हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो ये वाला कितने का इससे जुड़ा है, तो ये वाला इससे जुड़ा है, तो इसलिए कैसा हुआ, प्राइमरी कार्बन हुआ है। और ये भी याद रखना कि यदि कोई कार्बन किसी अदर कार्बन से ना जुड़ा हो तो वो भी प्राइमरी ही होता है। तो कहने का मतलब ये भी कौन सा है, प्राइमरी कार्बन है। तो ये कौन है, इथेन है। तो इथेन है, इथेन का क्या करा रहे हम लोग, क्लोरीनेशन करा रहे हैं। और याद रखना कौन सा करा रहे, कंट्रोल्ड वे में करा रहे हैं। तो यूवी लाइट डाली हम लोगों ने, तो जैसे ही यूवी लाइट डालेंगे तो चाहे तो आप लोग इस वाले कार्बन से H को हटा दीजिए एक को, चाहे आप इस वाले से हटा दीजिए, क्योंकि दोनों कार्बन यहां पर कैसे हैं, प्राइमरी कार्बन है। तो माना कि हम लोग यहां से एक H को हटा रहे हैं, तो जैसे ही H को हटाएंगे तो CH3 CH2 और ये बच्चों बनेगा Cl, और बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। और ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को कहते हैं हम लोग 1 क्लोरोइथेन, या सिंपल कहें 1 क्लोरोइथेन, या सिंपल कह सकते हैं क्लोरोइथेन है। और इसका कॉमन नाम है इथाइल क्लोराइड। क्या नाम है कॉमन, इथाइल क्लोराइड। तो कॉमन नाम जो है इसका इथाइल क्लोराइड है, और IUPAC नाम है इसका क्लोरोइथेन है। चलिएगा, अब यहां पर देखिएगा, नेक्स्ट ले रहे हैं हम लोग CH3 CH2 CH3। आपके टीचर ने प्लस का साइन लगा करके Cl2 दे दिया है, और ऊपर लिख दिया UV, क्या लिख दिया है, लाइट लिख दिया, और आपसे कहा कंप्लीट द रिएक्शन होते हैं। तो यहां पर तो आप एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे,
बट इस रिएक्शन में एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इस रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बनेंगे। यदि आप लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया तो आपका गलत हो जाएगा, या आपको आधा नंबर मिलेगा। देखिए ये वाला कार्बन कौन सा होता है, प्राइमरी कार्बन है, ये कार्बन सेकेंडरी है और ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी है। आप कंट्रोल्ड वे में ही करा रहे हैं। देखिएगा ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? देखिए मैंने बोला यदि एक कार्बन किसी अदर एक कार्बन से जुड़ा हो तो वो प्राइमरी होता है, बट बीच वाले को देखिए तो बीच वाला कितने से जुड़ रहा है, बीच वाला कार्बन कितने से जुड़ रहा है, एक इससे जुड़ रहा है और एक इससे जुड़ रहा है, तो बीच वाला 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, ये 2 कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसलिए बीच वाला कैसा हुआ, सेकेंडरी कार्बन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो सब्स्टिट्यूशन प्राइमरी पे होता है और एक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होता है, सेकेंडरी पे होता है। अब देखिएगा एक तो बनेगा यहाँ पर ये वाला CH3 CH2 CH2 और Cl बनेगा, एक तो ये बनेगा प्राइमरी वाला बनेगा और एक कौन बनेगा यहाँ पर, सेकेंडरी वाला बनेगा, CH3 CH CH3 और नीचे कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। और बाय प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। अब देखिए जो प्राइमरी वाला है, जो प्राइमरी वाला है वो हमेशा 28% बनता है। कितना बनता है, 28% अकॉर्डिंग टू बुक। और ये कितना बनता है, 72% बनता है। अब आपको कैसे याद रहेगा कि कितना किसका परसेंटेज होता है, तो ये ऐसे नहीं लिखना होता है। तो जो प्राइमरी वाला बनेगा वो हमेशा माइनर बनेगा और जो सेकेंडरी वाला बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, मेजर बनेगा। कैसा बनेगा, मेजर बनेगा। तो प्राइमरी वाला कैसा बनेगा, माइनर, और सेकेंडरी वाला कैसा बनेगा, मेजर। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो एक ही मॉलिक्यूल था इसका और आपने यहाँ 2 प्रोडक्ट बनाए हैं, तो साहब ये जो रिएक्शन है वो अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। कैसी है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। तो ऑर्गेनिक की बहुत सारे रिएक्शन है जिनको हम लोग अनबैलेंस्ड स्टेट में ही छोड़ देते हैं। कहाँ छोड़ देते हैं, अनबैलेंस्ड स्टेट में ही छोड़ देते हैं, उनको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट यदि आप समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। आपने यदि इसके 100 मॉलिक्यूल लिए, कितने मॉलिक्यूल लिए, 100 मॉलिक्यूल लिए, तो 100 मॉलिक्यूल में से जो 28 मॉलिक्यूल का सब्स्टिट्यूशन हुआ वो प्राइमरी पे हुआ और ये वाला प्रोडक्ट बनाया, और जो बचे 72 मॉलिक्यूल हैं उन 72 मॉलिक्यूल का जो सब्स्टिट्यूशन है वो सेकेंडरी कार्बन पे हुआ और ये वाला प्रोडक्ट बना, नीचे वाला प्रोडक्ट बना। 28 का कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, प्राइमरी पे, तो ये वाला बना। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी हो सकता है, बिल्कुल यहाँ भी बनाएंगे तो प्रोडक्ट वही बनेगा, सेम प्रोडक्ट रहेगा। और जो 72 मॉलिक्यूल बच गए थे इसके प्रोपेन के, उनका सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे हुआ, सेकेंडरी पे हुआ और ये इस तरह से बना है। तो ये रिएक्शन बैलेंस है। यदि आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो यदि इसके 100 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो इसके 28 बने हैं और इसके कितने मॉलिक्यूल बने हैं, 72 मॉलिक्यूल बने हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि सेकेंडरी वाले ज़्यादा बन रहे हैं और प्राइमरी वाले क्या बन रहे हैं, कम बन रहे हैं। तो सर बताइएगा ऐसा क्यों होता है। देखिए आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल होते हैं, जो ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है किसका, फ्री रेडिकल का, जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल है, किताबें कहती है और विज्ञान कहता है, वो ये है कि सबसे जो कम स्टेबल होते हैं वो प्राइमरी फ्री रेडिकल होते हैं। क्या होते हैं, प्राइमरी फ्री रेडिकल होते हैं। तो कैसा होता है, प्राइमरी फ्री रेडिकल लिस्ट स्टेबल होता है। उससे ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं, सेकेंडरी फ्री रेडिकल होते हैं। और सेकेंडरी फ्री रेडिकल से ज्यादा जो स्टेबल होता है वो टर्चरी फ्री रेडिकल होता है। कौन होते हैं, टर्चरी फ्री रेडिकल है। तो ये कैसा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल है। तो सबसे कम स्टेबल कौन होता है, प्राइमरी फ्री रेडिकल। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्चरी फ्री रेडिकल। और विज्ञान कहता है, साइंस कहता है कि जो फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसका बनेगा, टर्चरी का, और फिर किसका बनेगा, सेकेंडरी का, और फिर किसका बनेगा, प्राइमरी का बनेगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसा भी कह सकते हैं नॉट डाल के कि जो ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ H है, जो ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ H, ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ H है, तो जो ऑर्डर है सब्स्टिट्यूशन ऑफ H का, तो सबसे ज़्यादा जो सब्स्टिट्यूशन होता है
जो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा या सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट बनेगा वो टर्चरी कार्बन वाले पे होगा। तो जो ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ H है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी H है, प्राइमरी H का लीस्ट सब्स्टिट्यूशन होता है। फिर उससे ज़्यादा किसका होता है? 2 डिग्री जो H होता है उसका सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होता है। और उसके बाद जो होता है टर्चरी कार्बन का जो H है उसका सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये क्या बनेगा? ये मोस्ट, टर्चरी वाले कार्बन का क्या होगा? मोस्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। तो टर्चरी वाला जो कार्बन है, टर्चरी वाला कार्बन, ये ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्राइमरी कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन कम होता है, सेकेंडरी पे ज़्यादा होता है और टर्चरी कार्बन पे सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन। तो मोस्ट सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है? टर्चरी कार्बन पे। और इस पे क्या होता है? लीस्ट लिस्ट क्या होता है? लिस्ट सब्स्टिट्यूशन होता है। और जहां लिस्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, कम सब्स्टिट्यूशन होगा, तो वहां क्या बनेगा? लेस प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा बोलो बच्चों? लेस प्रोडक्ट बनेगा। और जहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा तो वहां पर क्या बनेगा? मोर प्रोडक्ट बनेगा या मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो मोर भी लिख सकते हैं या मेजर प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। तो वहां पर ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा कि सेकेंडरी वाला क्या बना है? मेजर बना है। और प्राइमरी वाला क्या बना है? माइनर बना है। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी का क्या बना? सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बना है। क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। तो अब हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। जैसे आप लोगों के टीचर ने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन CH3 और CH और CH3 और इधर लिख दिया क्लोरीन और एरो के ऊपर लिख दिया UV लाइट लिख दिया। तो एरो के ऊपर क्या लिख दिया? UV लाइट लिख दिया। और आपसे बोला कि बच्चों इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए। तो मोस्टली बच्चे इसका एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, बट इसका एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए, ये वाला कार्बन कौन सा है? प्राइमरी कार्बन है। ये वाला कार्बन कौन सा है? प्राइमरी। ये भी प्राइमरी। और ये कार्बन कौन सा है? टर्चरी कार्बन है। ऐसे इसका नाम जो होता है, नाम देखिए, इसका नाम जो होता है आइसोब्यूटेन होता है। इसको आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। और इसका IUPAC नाम होता है 2-मिथाइल प्रोपेन। तो 2-मिथाइल प्रोपेन है। तो यहां पर 2 तरह के कार्बन है इस कंपाउंड के अंदर, एक तो प्राइमरी वाला और एक टर्चरी वाला। तो 2 सब्स्टिट्यूशन होंगे, एक प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन होगा और एक टर्चरी सब्स्टिट्यूशन होगा। तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। एक तो बनेगा बच्चों CH3 CH, CH3 CH2 और क्या बनेगा? Cl बनेगा। ये प्राइमरी पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो इसलिए इसका ये कैसा बनेगा? माइनर बनेगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो प्राइमरी वाला सब्स्टिट्यूशन होता है वो जो प्रोडक्ट बनता है वो माइनर होता है, क्योंकि प्राइमरी फ्री रेडिकल लेस स्टेबल होता है। और जो लेस स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा वो लेस ही क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। दूसरा जो बनेगा वो बनेगा CH3 इधर भी CH3 और नीचे कौन आ जाएगा? Cl। और ये क्या बनेगा? मेजर, क्योंकि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है वो टर्चरी कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है। और मैंने बोला कि भाई यदि टर्चरी कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होता है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बना होगा? पहले टर्चरी फ्री रेडिकल बना होगा। और टर्चरी फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और जो जितना ज़्यादा स्टेबल है वो उतना ही ज़्यादा क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। और बायो प्रोडक्ट क्या निकल गया? HCl निकल गया। अब आधे बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो एक मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। देखिए, रिएक्शन अनबैलेंस है। समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि यदि इसके 100 मॉलिक्यूल लेते हैं, कितने लेते हैं? 100 मॉलिक्यूल, तो 25 मॉलिक्यूल का सब्स्टिट्यूशन प्राइमरी पे होता है और 75 मॉलिक्यूल का जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो कहाँ पर होता है? टर्चरी पे होता है। तो कहने का मतलब 100 मॉलिक्यूल में से 75 तो ये वाले, 25 तो ये वाले बनेंगे और 75 ये नीचे वाले बनेंगे। तो इस तरह से हम लोग एल्केन का क्लोरीनेशन कर सकते हैं। एल्केन का क्या कर सकते हैं? क्लोरीनेशन कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्लोरीनेशन के बाद आते हैं ब्रोमिनेशन पे। किसके ऊपर आते हैं? ब्रोमिनेशन के ऊपर आते हैं। और ब्रोमिनेशन बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ क्लोरीनेशन होता है। जैसे क्लोरीनेशन है वैसे ही ब्रोमिनेशन है।
बस हल्का सा फर्क ये है कि वहाँ क्लोरीन था और यहाँ पर कौन आ जाएगा, Br2 आ जाएगा। ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ही फॉलो करती है। देखिए यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं RH ले रहे हैं। ये RH जो होता है वो एल्केन का जर्नल फॉर्मूला होता है। कंट्रोल्ड वे ब्रोमिनेशन हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये H और Br क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो या फिर हम लोग रिएक्शन को सीधा क्या कर देते हैं, हीट कर देते। तो हीट करने पे भी रिएक्शन हो जाती है और इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाले तो तब भी ये रिएक्शन हो जाती है। जहाँ से H हटाए वहाँ पर कौन आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो ये बन जाएगा RBr। क्या बन जाएगा बच्चों, RBr, और बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया, HBr। RBr का जो नाम होता है वो होता है एल्काइल ब्रोमाइड होता है। क्या होता है बोलिएगा, एल्काइल ब्रोमाइड होता है। तो इसको हम लोग एल्काइल ब्रोमाइड कहते हैं। जैसे कि ये CH3 है, CH3 है, इसकी रिएक्शन हम लोग Br2 से करा दें, ऊपर डाल लिख दें यूवी लाइट, और आपसे टीचर कहे कि कंप्लीट द रिएक्शन होता है, तो आपको कंप्लीट करनी है रिएक्शन। तो देखिएगा कैसे कंप्लीट करेंगे। तो ये बनेगा CH3, ये CH2, ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, तो दोनों कार्बन एक जैसी हैं, तो प्रोडक्ट भी एक जैसा ही बनेगा। ये बात याद रखना कि जितने तरीके के कार्बन होंगे कार्बन चेन के अंदर, उतने ही तरीके के क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि दोनों कार्बन क्या है, एक जैसे हैं। दोनों कार्बन का नेचर कैसा है, एक जैसा है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। इसको कहते हैं ब्रोमोइथीन। क्या कहते हैं इसको हम लोग बच्चों, ब्रोमोइथीन कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे चले तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये ब्रोमोइथीन है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड का कर रहे हैं। जैसे ये आप लोगों को दे दिया है, प्रोपेन दे दिया है, तो प्रोपेन दे दिया है CH3, CH2, CH3 होते हैं। तो 1 2 3 तीन कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन, तो इसका नाम प्रोपेन हो गया। इसकी रिएक्शन किससे कराई हम लोगों ने, Br2 से कराई, ब्रोमिनेशन कराया। या तो हम लोग इसको हीट कर दें या फिर इसके ऊपर क्या डाल दें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाल दें, यूवी रेज डाल दें। तो देखिएगा ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन प्राइमरी है, ये सेकेंडरी कार्बन है, और ये कैसा है, प्राइमरी कार्बन है। तो बताइए यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि इस चेन के अंदर दो तरह के क्या हैं, कार्बन है। और जितने तरह के कार्बन हों चेन के अंदर, उतने ही तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखिएगा बच्चों, एक तो बनेगा ये CH3, CH2, CH2, Br बनेगा, बिल्कुल एकदम क्लोरीनेशन की तरह। एक बनेगा CH3, CH3, और नीचे क्या जाएगा, Br, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, HBr। तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि प्राइमरी वाला कैसा बनता है, माइनर, ये करीबन 28% बनेगा। और ये वाला क्या बनता है, मेजर, सेकेंडरी वाला मेजर बनता है, और करीबन ये 72% बनता है, 72% बनता है। ऐसे ही ब्रोमिनेशन होना है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ H है कार्बन से, वो वही है, टर्चरी का सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूशन होता है तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, सेकेंडरी का कम सब्सटीट्यूशन होता है तो कम प्रोडक्ट बनाता है, और सबसे कम सब्सटीट्यूशन होता है प्राइमरी कार्बन से, और इसलिए सबसे कम प्रोडक्ट भी प्राइमरी का ही बनता है। इसकी वजह है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, क्लोरीनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया। अब हम लोग C पर चल रहे हैं, आयोडीनेशन पर। किसके ऊपर चल रहे हैं, आयोडीनेशन के ऊपर चल रहे हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं आयोडीनेशन क्या होता है। देखिए जैसे क्लोरीनेशन होता है, जैसे ब्रोमिनेशन होता है, करीबन करीबन कुछ वैसे ही आयोडीनेशन भी होता है। देखिए आयोडीनेशन कैसे करेंगे, हम लोग एल्केन ले लेंगे, और एल्केन का पता है जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, RH होता है। तो ये हम लोगों ने एल्केन ले लिया। इस एल्केन की रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, आयोडीन से कराते हैं। और यूवी लाइट डाला या हीट करा, तो जैसे यूवी लाइट डालेंगे या हीट करेंगे, इसके ऊपर हम लोगों ने डाला यूवी लाइट को डाला, तो यूवी लाइट डाला, इसका H और इसका I बाहर निकलेगा। ये रिएक्शन रिवर्सेबल होती है। कैसे होती है, रिवर्सेबल होती है, और ये बनेगा RI और प्लस क्या बनेगा, HI बनेगा। तो रिएक्शन रिवर्सेबल है। थोड़ा समझिए क्यों है रिवर्सेबल। आप लोगों ने एल्केन लिया, एल्केन की रिएक्शन आयोडीन से कराई, यूवी लाइट डाली या हीट डाला,
और Ri एल्काइल आयोडाइड बना और प्लस HI बना। जैसे ये एल्काइल आयोडाइड बनता है ये डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज हो करके दोबारा से फिर बदल जाता है एल्केन और आयोडीन में बदल जाता है। तो रिवर्सिबल ना हो, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना चले, ठीक है, तो हम लोगों को कुछ कोशिश करनी है कि रिएक्शन सीधी कैसे चले, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, मतलब सीधा क्या बने, प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट फिर दोबारा वापस रिएक्टेंट में चेंज ना हो। पहले देखिए HI क्या होता है। जो HI होता है ये एक रिड्यूसिंग क्या होता है, एजेंट होता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, ये जो HI है, जो बाय प्रोडक्ट बना है रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट HI, ये HI खटाक से एल्काइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है और जैसे ही खटाक से एल्काइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो खटाक से एल्काइल आयोडाइड को फिर चेंज कर देता है एल्केन और आयोडीन के अंदर। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इस रिड्यूसिंग एजेंट को या इस कंपाउंड को हम लोगों को क्या कराना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। तो यदि रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले खाली तो हम लोगों को यहाँ डालना होता है HiO3 होता है और इसका नाम होता है आयोडिक एसिड होता है। तो ये आयोडिक एसिड डालेंगे और आयोडिक एसिड क्या होता है, ये आयोडिक एसिड जो होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग, ये क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये खटाक से जैसे हम लोगों ने इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया HiO3 आयोडिक एसिड को, ये खटाक से जो HI बन रहा है उसके साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है और HI का ऑक्सीडेशन करा देता है। इसके 5 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। तो 5 H तो इधर है और 1 H इधर है, तो 6 हो गए। और ऑक्सीजन कितने, 3। तो यहाँ पर बन जाता है 3 मॉलिक्यूल तो बन जाते हैं H2 के, और आयोडीन कितने, 5 इधर है और 1 इधर है, तो 3 मॉलिक्यूल बन जाते हैं यहाँ पर किसके, आयोडीन के। तो ये आयोडीन के बन गए। तो कहने का मतलब क्या है, HI जो है, HiO3 जो है उसका क्या हो गया, HI का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और किसने करा ऑक्सीडेशन, HiO3 ने करा। तो रिएक्शन सीधी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाए, बैकवर्ड में मूव ना करे, तो हम लोग इसके अंदर डालते हैं आयोडिक एसिड। HNO3 भी डाल सकते हैं, नाइट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं। तो नाइट्रिक एसिड भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हम लोगों ने जैसे HiO3 को डाला, HiO3 ने HI को ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब HI का ऑक्सीडेशन कर दिया, और जैसे ही ऑक्सीडेशन करा तो वाटर बन गया और आयोडीन बन गया। ये आयोडीन जो है बाय प्रोडक्ट है, ये दोबारा रिएक्शन में वापस यूज होता रहता है। ये तो जर्नल रिएक्शन थी, इसकी मदद से हम लोग स्पेसिफिक रिएक्शन कितनी भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये दे दिया CH4 दे दिया है और CH4 का नाम दे दिया है मीथेन। ये मीथेन है, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने आयोडीन के साथ करानी है। एरो पे लिख दिया है HiO3, आयोडिक एसिड है। क्या नाम है बोलो, आयोडिक एसिड है। तो आयोडिक एसिड डाल दिया, तो डाल दिया आयोडिक एसिड। और जैसे ही आयोडिक एसिड डाला तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से एक H हटेगा और जहाँ से H हटेगा वहाँ पर कौन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। और ये बच्चों बन जाएगा CH, क्या बनेगा, 4 था, 4 H थे तो 3 बच जाएंगे। तो CH3 क्या बचेगा, I बचेगा, और बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, HI बनेगा। बनेगा ना HI, तो बट HI को ऑक्सीडाइज कर देगा HiO3। तो क्या बनेगा, यदि हम देखें तो हम लोग देख सकते हैं, तो 3 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, H2O के, और 3 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, I2 के बनेंगे। देखिए ऐसे तो बनना था HI, ऐसे तो क्या बनना था, HI बनना था, बट जैसे ही HI बनता है इस HI को HiO3 इमीडिएटली ऑक्सीडाइज कर देता है और किस में चेंज कर देता है, वाटर में चेंज कर देता है और आयोडीन में चेंज कर देता है। जैसे आप लोगों को ये रिएक्शन दोबारा एक नेक्स्ट रिएक्शन है, CH3 CH2 और CH3। अब इसमें करना है तो आप लोगों को ये खुद करनी है, और ठीक है ये आपको खुद करनी है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। HiO3 आपको इसके प्रोडक्ट लिखने हैं और ये भी बताना है कि एक प्रोडक्ट बनेगा या फिर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, और रीज़न भी बताना है कि क्यों बनेंगे। ठीक है, एक प्रोडक्ट और क्यों बनेंगे 2 प्रोडक्ट है। इसी के साथ साथ हमारा क्लोरीनेशन भी समाप्त हुआ, ब्रोमिनेशन भी समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे फ्लोरीनेशन। क्या देखेंगे, फ्लोरीनेशन। तो अब हम जो डी पर आ रहे हैं, जिसका नाम है फ्लोरीनेशन। तो फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, तो फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। देखिए समझिए, जो डायरेक्ट फ्लोरीनेशन है,
एल्केन का हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं प्रीफर करते हैं, या कहें कि हम एल्केन का डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करते हैं। डायरेक्ट क्लोरीनेशन कर देते हैं, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर देते हैं, डायरेक्ट आयोडीनेशन कर देते हैं, बट डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और इसके अंदर से बहुत लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है और वो हीट इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार छोटा मोटा एक्सप्लोजन, छोटा मोटा विस्फोट भी कर सकती है। तो क्यों नहीं करते हैं फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन का? तो हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन है, जो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन है किसका? एल्केन का हम लोग प्रीफर्ड नहीं करते, नॉट प्रीफर्ड। ठीक है, तो नॉट प्रीफर्ड। क्यों नहीं करते हैं नॉट प्रीफर्ड? क्यों नहीं प्रीफर करते हैं? क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक क्या है? प्रोसेस है। मतलब हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है कि यदि आप लोग करेंगे लैब के अंदर डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एल्केन का, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी कि वो एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, मतलब नियंत्रण से बाहर हो जाएगी और वो छोटा मोटा विस्फोट कर सकती है, छोटा मोटा लैब के अंदर एक्सप्लोजन कर सकती है। तो इसलिए कभी भी लेबोरेटरी में डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करा जाता। इसकी वजह ये होती है कि फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो बहुत कम होती है। सारे बॉन्ड एक साथ टूट जाते हैं और फिर नया प्रोडक्ट जब बनता है तो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है या छोड़ देता है। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एल्केन का नॉट प्रीफर्ड, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो मे कॉज एक्सप्लोजन, तो छोटा मोटा विस्फोट कर सकता है। क्यों कर सकता है छोटा मोटा विस्फोट? क्योंकि एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इतनी एनर्जी एक साथ निकलेगी कि उसको सहन करना या उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जब मुश्किल हो जाएगा तो छोटा मोटा विस्फोट कोज कर सकती है। तो इसी के साथ साथ एल्केन से हम लोगों ने हेलो एल्केन को बनाना सीखा है। अब हम लोग जो नेक्स्ट है हेलो एल्केन को बनाएंगे, वो किससे बनाएंगे? एल्कीन से बनाएंगे। तो जो नेक्स्ट जो बनाएंगे हम लोग हेलो एल्केन को, वो किससे बनाएंगे? एल्कीन से बनाएंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एल्कीन से बनाएंगे। यहां पर हम दो रूल भी पढ़ेंगे, एक रूल पढ़ेंगे मार्कोनिकोव्स रूल और दूसरा पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को पढ़ेंगे, जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट भी कहते हैं। एल्कीन से हम लोग कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन को, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और साथ साथ गर्मी भी काफ़ी हो रही है। तो हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।